तो जो आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर 9 का टिश्यू कल्चर यानी प्लांट में ग्रुप ऑफ सेल यानी टिश्यूज कैसे ग्रो किए जाते हैं। इसके हमने पढ़े कि जो है वो 4 तरीके हैं। उसमें हम पैरेन्काइमेटस सेल्स को लेते हैं, उसे टेस्ट ट्यूब में ग्रो किया जाता है और ग्रो करने के लिए हमें न्यूट्रिटिव मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। और उस न्यूट्रिटिव मीडियम में सिर्फ 4 चीज़ें शामिल होते हैं: शुगर, मिनरल और विटामिन्स और कोकोनट मिल्क। और कोकोनट मिल्क को जो है वो हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि इससे एक हार्मोन साइटोकाइनिन मिलता है। आमतौर पे हम फ्लोएम के सेल्स को यूज़ करते हैं। जैसे स्टीवर्ट ने ये एक्सपेरिमेंट सबसे पहले किया था कि अगर जो कैरेट हैं उसके सेल्स को ले लिया जाए तो उसे ग्रो किया जा सकता है न्यूट्रिटिव मीडियम में। तो दरअसल इसमें ऐसा हुआ था कि उसने यूज़ किए दरअसल प्लांट के ये लीफ के सेल्स। तो ये लीफ के जो सिंपल टिश्यूज होते हैं इनको फ्लोएम कहते हैं, वैसे ये ग्रीन सेल्स हैं। और ये जो फ्लोएम के सेल्स हैं, ये सॉरी ये जो लीफ के सेल्स हैं इनको हम पैरेन्काइमेटस सेल्स कहते हैं। इनको न्यूट्रिटिव मीडियम में रखा, उस न्यूट्रिटिव मीडियम में मिनरल था, इसमें मिनरल है, इसमें विटामिन्स को यूज़ किया गया, कोकोनट मिल्क को यूज़ किया गया। कोकोनट मिल्क की वजह से जो है वो सेल डिवीजन में हेल्प मिलती है और वो स्पीड अप हो जाती है इस कोकोनट मिल्क की वजह से। और इस तरीके से ग्रोथ जल्दी हो जाती है। तो दरअसल कहते हैं कि इसके लिए जो मेजर रोल है वो ये प्ले करता है ताकि सेल डिवाइड होना शुरू हो। तो कोकोनट मिल्क वही होता है जो आमतौर पे हम नारियल का पानी होता है, और आजकल जो है वो तो टिन पैक्स में भी मिलता है कोकोनट का मिल्क। यहाँ पे दरअसल कहते हैं कि सेल ग्रो करते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स बन जाता है जिनको टिश्यू कहते हैं। फिर दरअसल कहते हैं इन टिश्यूज को लेकर हम उन्हें एक अलग से प्लांट में ग्रो कर सकते हैं। फिर दरअसल यहाँ से इसके बाद इसको हम सॉइल में शिफ्ट कर देते हैं। सबसे पहला ये एक्सपेरिमेंट 1950 में स्टेवर्ड ने किया था। उसने जो फ्लोएम के सेल थे कैरेट के, उनको यूज़ किया था टिश्यू कल्चर करने के लिए। और यहाँ पे दरअसल ये हमने देखा कि कैरेट के उसने एक सेल लिया, फिर उसको न्यूट्रिटिव मीडियम में रखा, सेल ग्रो होने लगे और ग्रो होते-होते ऐसा-ऐसा एक ग्रुप ऑफ सेल यानी टिश्यू बन गया और फाइनली ये पूरा प्लांट बन गया। फिर उसके बाद उन्होंने इसको शिफ्ट कर दिया किसमें? सॉइल में। इस तरीके से पूरा के पूरा जो है वो कल्चर किया गया और उससे के पूरी की पूरी फसल तैयार कर ली जाती है। यहाँ पे दरअसल कहते हैं कि हम ये टिश्यू कल्चर क्यों कर रहे हैं, इसलिए कि ख़ास तौर पे जैसे व्हीट वगैरह है या वो प्रोडक्ट जो हम फूड के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, खा लेते हैं। अगर व्हीट जो है, उसे आपको पता है कि नई फ़ील्ड अगर हमने ग्रो करनी है, तो उसके लिए हमें चाहिए कि मुख्तलिफ़ व्हीट होना चाहिए। यानी गंदम के बीज होंगे, तो नए पौधे लगाए जाएँगे, लेकिन अगर गंदम होगा ही नहीं, तो पौधे नहीं लगाए जा सकेंगे। तो इस तरीके से स्टेवर्ट जो है इसने सबसे पहले सोचा था कि क्यों ना क्या हम किसी एक सिंगल सेल से प्लांट बना सकते हैं या नहीं। सीड से तो प्लांट ग्रो होते थे, लेकिन क्या एक सिंगल सेल से जो है पूरा प्लांट बनाया जा सकता है या नहीं, और उसने इसका कामयाब तजर्बा किया और ऐसे एक सिंगल सेल से। और इसी टेक्निक को हम क्लोनिंग कहते हैं कि एक सिंगल सेल से उसी सेल की कॉपी बन जाती है। ये जो टिश्यू बन जाते हैं, इसे हम टिश्यू कल्चर इसलिए कहते हैं कि इसमें ग्रुप ऑफ सेल बनते हैं। तो इसी तरीके से ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल हैविंग द सेम फंक्शन, उसी को हम टिश्यूज कहते हैं। इसलिए इसके लिए टिश्यू कवर्ड भी इस्तेमाल किया जाता है और यही चीज़ क्लोनिंग भी है। ये क्लोनिंग में भी जो होते हैं सिमिलर टाइप के सेल्स बन जाते हैं। तो ये सेल के क्लोनिंग जो होती है वो तो हम 3 तरह से करते हैं। जीन की डुप्लीकेट कॉपी बनाते हैं तो हम इसे क्लोन जीन कहते हैं। अगर सेल की डुप्लीकेट कॉपी बनाते हैं तो हम इसे जो है वो क्लोन सेल कहते हैं। अगर पूरा ऑर्गेनिज्म बना लेते हैं तो उसे हम क्लोन ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो ये सबसे पहले जो है दरअसल उसने फाइंड आउट किया कि सेल जो होते हैं टोटी पोटेंट होते हैं, यानी उनमें टोटली पोटेंशियल होता है कि वो ग्रो कर सकें या नई चीज़ फ़ॉर्म कर सकें। और इसी तरीके से ये टोटीपोटेंट सेल जो हैं, वो एनिमल में भी पाए जाते हैं। जैसे ह्यूमन के सेल्स को ग्रो किया गया और इससे मुख्तलिफ स्टेजेस जो होते हैं, उससे वो गुज़रता हुआ और फिर उसके बाद जो है वो एम्ब्रियो बनता है। इस तरह से उस एम्ब्रियो से पूरा ह्यूमन बन जाता है। कहते हैं कि ये जो प्रॉब्लम थी, वो दरअसल मैमल्स में पाई जाती है। इसलिए कि जो मैमल का एम्ब्रियो होता है, उसको नरिशमेंट जो है, वो मदर बॉडी से मिलती है। और इस तरीके से उसको बहुत ज़्यादा नरिशमेंट की ज़रूरत होती है, जो हम न्यूट्रिटिव मीडियम या टेस्ट ट्यूब में प्रोवाइड नहीं कर सकते। और यही चीज़ होती है जो हम टेस्ट ट्यूब बेबी है, जो चैप्टर 4 का टॉपिक है, उसमें भी ऐसा ही किया जाता है। सिर्फ़ और सिर्फ़ फर्टिलाइज़ेशन का जो प्रोसेस है, वो टेस्ट ट्यूब में किया जाता है, लेकिन बाकी सारी डेवलपमेंट जो होती है, मदर के बॉडी में एक चैम्बर होता है, इसको यूट्रस कहते हैं, वहाँ पर होती है।
इसी तरीके से जो लैम्प पर एक्सपेरिमेंट किया गया था और उसमें क्लोन बनाया गया था डॉली का, तो उसके लिए भी मदर का यूट्रस की ज़रूरत पड़ी थी। इसलिए कि मैमल के साथ तो ये प्रॉब्लम होता है कि उनके दरमियान एक कनेक्शन बन जाता है, इसको प्लेसेंटा कहते हैं, प्लेसेंटा। आर्टिफिशियल वॉर्म नहीं बनाते हैं, नेचुरली फ़िलहाल यूज़ करते हैं, आर्टिफिशियली वॉर्म नहीं बनाया गया अभी तक। तो प्लांट्स में सेल ग्रो करने टिश्यू कल्चर के 4 तरीके हैं, यानी टेस्टिव प्लांटलेट, जैसे कि अभी हमने एक्सपेरिमेंट में रहा सोमैटिक एम्ब्रियो कल्चर, इसमें सोमैटिक सेल को हम ग्रो करते हैं। एम्ब्रियो हम इसलिए कहते हैं कि जो ग्रोइंग सेल्स होते हैं उसके लिए आप एम्ब्रियो की टर्म इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे एम्ब्रियो बन जाते हैं, वो ग्रो करते हैं, इसलिए कल्चर का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे दरअसल हम सोमैटिक सेल्स को यूज करते हैं, सोमैटिक सेल्स। तो इसी वजह से हम इसे कहते हैं सोमैटिक एम्ब्रियो कल्चर, सोमैटिक एम्ब्रियो कल्चर। यहाँ पे आमतौर पे जो हम यूज़ करते हैं वो कैलस इस्तेमाल करते हैं। कैलस जो होते हैं वो दरअसल रीजनरेटिंग सेल्स होते हैं। रीजनरेटिंग का मतलब होता है जो रीजनरेट कर सकते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि लेज़र्ड की जो टेल होती है वो रीजनरेट हो जाती है, इसलिए कि इसमें स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जो रीजनरेट कर सकते हैं। प्लांट भी वो रीजनरेट कर सकते हैं या रीग्रो कर सकते हैं, रीफॉर्म कर सकते हैं, जिनमें स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं जो कि रीजनरेशन कर सकते हैं। रीजनरेट का मतलब होता है रीग्रो कर सकते हैं, उनको हम कैलस कहते हैं। और इस तरीके से जो स्टीवर्ट ने एक्सपेरिमेंट किया था उसने फ्लोएम के सेल्स लिए थे, फ्लोएम और वो पैरेन्काइमस सेल्स थे जो सिंपल टाइप के टिश्यूज होते हैं। दरअसल फिर उसके अंदर एम्ब्रियो कल्चर में सिर्फ इतना सा फर्क होता है, एंथर कल्चर और एम्ब्रियो कल्चर में ये फर्क है कि यहाँ पर हम सोमैटिक सेल्स यानी डिप्लॉइड सेल इस्तेमाल करते हैं 2n नंबर वाले, और इसी तरीके से उन्हें हम ग्रो करते हैं बायोटेक्नोलॉजी के इस तरीके से, यानी इस तरह से ही हम कल्चर करते हैं या ग्रो करते हैं, उसको न्यूट्रिटिव मीडियम देते हैं। सबसे पहला एक्सपेरिमेंट जो था वो टोमेटो पर किया गया था कि इसके ज़रिए टोमेटो यानी टमाटर के पौधे उगाए गए थे। इसको हम एम्ब्रियो इसलिए कहते हैं कि एम्ब्रियो जो होते हैं वो दरअसल ऐसा मास होता है टिश्यूज़ का जो दरअसल ग्रो कर सकता है। तो इस वज़ह से जो ग्रोइंग पार्ट होते हैं उनको भी हम एम्ब्रियो कहते हैं। सीड यानी बीज में वो पार्ट जो ग्रो करता है जिससे स्टेम, रूट और लीफ बन जाते हैं, उसके लिए भी हम टर्म एम्ब्रियो की ही इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से छोटे थोड़े-थोड़े से प्लांटलेट बन जाते हैं। इस तरीके से बहुत सारे प्लांट, टोमेटो के अलावा फिर सेलरी, एस्पैरागस और बहुत सारे सजाने के पौधे यानी ऑर्नामेंटल प्लांट्स, स्पेशली जिसमें लिलीज़ हैं जो व्हाइट कलर के होते हैं, बिगोनिया और अफ्रीकन वायलेट, वायलेट जैसे कि वो वायलेट कलर का होते हैं। इस तरह से सोमैटिक कल्चर से मुख्तलिफ प्लांट्स बनाए गए हैं। इसमें हमने चूँकि सोमैटिक सेल्स लिया जो कि बॉडी के सेल्स थे, इस वजह से हम इनको सोमैटिक सेल्स कहते हैं। जो सोमैटिक सेल्स होते हैं वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, वो एसेक्सुअली तो ग्रो कर सकते हैं। इस वजह से हम इनको सोमैटिक सेल कहते हैं, और ये डिप्लॉइड सेल होते हैं, यानी इनमें 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम। डिप्लॉइड सेल वो होते हैं जिनमें फुल क्रोमोसोम का सेट होता है। जैसे ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम जो हैं वो दरअसल डिप्लॉइड नंबर है, और जो n होते हैं वो हैप्लॉइड होता है। हैप्लॉइड का मतलब होता है फुल का हाफ। जिस तरीके से ह्यूमन का फुल यानी डिप्लॉइड नंबर यानी 2n नंबर 46 होता है, इस तरीके से उसका हाफ हुआ 23। तो इंसान के लिए जो हेप्लॉइड हैं वो n नंबर यानी 23 होते हैं। तीसरा जो तरीका है वो कौन-सा है? उसमें हम एंथर कल्चर करते हैं, यानी हम एंथर को ग्रो करते हैं। एंथर एंथर जो हैं वो सोमैटिक सेल से इस तरह से डिफरेंट होते हैं कि जो सोमैटिक सेल्स होते हैं वो डिप्लॉइड होते हैं, जबकि एंथर के सेल जो होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं। एंथर आपने पढ़ा होगा कि फ्लावर का एक मेल पार्ट है, मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर वही है जो बाद में पोलन ग्रेन बनाता है। वैसे आपको पता है मेल ऑर्गन को क्या कहते हैं? जो मेल ऑर्गन होता है फ्लावर का उसको हम स्टेमन कहते हैं, स्टेमन। इसका जो ये स्वेलन पार्ट होता है इसको हम एंथर कहते हैं, और इसमें एक छोटी सी स्टॉक होती है, ये स्टॉक है इसकी, और ये है एंथर। और इस तरीके से ये एंथर जो हैं उसके सेल्स होते हैं जो बाद में पोलन ग्रेन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? पोलन ग्रेन। तो दरअसल वो पार्ट जिसमें पोलन ग्रेन बनते हैं उसका नाम एंथर है, और ये दरअसल पार्ट है स्टेमन का, और स्टेमन्स जो हैं वो दरअसल मेल और ऑर्गन ऑफ फ्लावर को कहते हैं। अगर स्टेमन मेल ऑर्गन को कहते हैं तो एंड्रोशियम क्या होता है? अगर स्टेमन मेल ऑर्गन है तो फिर स्टेमन क्या है? स्टेमन अगर मेल ऑर्गन है तो एंड्रोशियम क्या है? एंड्रोशियम स्टेमन के ग्रुप को कहते हैं। जैसे एक सेल हो
जिसे हम सेल कहते हैं, इसके ग्रुप को हम टिश्यू कहते हैं। इस तरीके से अगर एक हो तो हम स्टेमन कहते हैं, पूरा ग्रुप हो तो हम उसको एंड्रोशियम कहते हैं। तो यहाँ पे हम हेप्लॉइड सेल इस्तेमाल करते हैं। सोमैटिक कल्चर करने में हम डिप्लॉइड सेल इस्तेमाल करते हैं। एंथर कल्चर करने में हम हेप्लॉइड सेल इस्तेमाल करते हैं। हेप्लॉइड वो होते हैं जिनमें क्रोमोसोम आधे होते हैं। अगर क्रोमोसोम आधे होंगे तो फिर क्रोमोसोम पूरे कैसे होंगे? एक्चुअली इसकी वजह क्या है कि एंथर कल्चर क्यों कर रहे हैं? यानी वो जिसमें आधे क्रोमोसोम है, पहले उसके क्रोमोसोम पूरे करने लगे। पढ़ेंगे कुछ केमिकल ऐसे होते हैं जो दरअसल कहते हैं डबलिंग ऑफ क्रोमोसोम के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और इसमें से एक केमिकल जो बहुत मशहूर है उसको कॉलकीसीन कहते हैं। कॉलकीसीन, ये कॉल्किसिन क्या होता है और ये कहाँ से हासिल होता है? कि ये कॉल्किसिन जो है वो दरअसल हासिल होता है सेफ्रॉन से। सेफ्रॉन वही होता है जिसको हम ज़ाफ़रान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेफ्रॉन यानी ज़ाफ़रान। कहते हैं यहाँ पे हम हेप्लॉइड सेल इस्तेमाल कर रहे हैं। क्यों? जिसमें आधे क्रोमोसोम है, इसमें पूरे क्रोमोसोम है ही नहीं। यानी अगर ह्यूमन में 46 होते हैं तो 46 का हाफ होता है 23। हेप्लॉइड हुआ इंसान का 23। अनियन का जो डिप्लॉइड होता है नंबर वो 16 होता है। अनियन में 16 क्रोमोसोम होते हैं, तो उसका जो हाफ हुआ वो हुआ एन। एन का मतलब होता है 8 क्रोमोसोम। तो इसमें 8 हैं, 16 है ही नहीं, आधे तो है ही नहीं इसमें। क्यों फिर ऐसा किया जा रहा है? बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बाज़ औक़ात कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं, जो रिसेसिव होते हैं, वो दरअसल हमें डेवलप करने होते हैं। रिसेसिव क्या होते हैं? एक्चुअली दरअसल कहते हैं कि रिसेसिव कैरेक्टर वो होते हैं जो अपने आप को सप्रेस रखते हैं, शो नहीं करते हैं, डोमिनेंट के आगे। जैसे आपने उर्दू में सुना होगा, कहते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो ताकतवर होता है वो कमज़ोर को दबा देता है। इस तरीके से ताकतवर जो जीन होते हैं, जिनको डोमिनेंट जीन कहते हैं, वो रिसेसिव को सप्रेस कर देते हैं। तो ज़ाहिर बात है कि जब भी अगर कोई रेसेसिव कैरेक्टर है वो हमारा डिज़ायरेबल कैरेक्टर है, यानी हम चाहते हैं वो प्लांट में आए, तो उससे ये होता है कि वो डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स हमें जब भी क्रॉस किया जाता है उसका डोमिनेंट के साथ, अगर किसी रेसेसिव कैरेक्टर का, ये चैप्टर 8 बॉटनी का टॉपिक है और टॉपिक है ये जेनेटिक्स का, जिसके मुताबिक कि अगर कोई कैरेक्टर डोमिनेंट हो और अगर हम उसे किसी क्रॉस करवाएं रेसेसिव से, तो दरअसल हमेशा डोमिनेंट कैरेक्टर आता है फर्स्ट जनरेशन में, जिसको F1 जनरेशन कहते हैं। और इस तरीके से जो डोमिनेंट कैरेक्टर है कहलाता ही वही है जो सबसे ज़्यादा, जैसे ह्यूमन में हम कहते हैं कि डोमिनेंट कैरेक्टर्स क्या हैं, वो कैरेक्टर जो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन में होते हैं वो डोमिनेंट कहलाते हैं। जैसे अगर हम ये देखें, दुनिया में जो है वाइट लोग ज़्यादा हैं या ब्लैक लोग ज़्यादा हैं, तो वर्ल्ड पॉपुलेशन ब्लैक लोगों की ज़्यादा है, इसलिए हम कहते हैं कि ब्लैक इज द डोमिनेंट कलर फॉर ह्यूमन। इसी तरीके से दुनिया में अगर हम देखें, ब्लैक आइज वाले ज़्यादा होंगे या ब्लू, तो ब्लैक ज़्यादा है। इस तरीके से आपको पता है स्ट्रेट हेयर होते हैं, सीधे बाल, या कर्ली हेयर, घुंघराले बाल। तो मेजॉरिटी के जो हैं वो कौन से बाल होंगे आपके ख्याल में, कर्ली या स्ट्रेट? तो दरअसल मेजॉरिटी के कर्ली बाल हैं, कर्ली। इस वजह से हम कहते हैं कि कर्ली इज द डोमिनेंट कैरेक्टर। तो हम इंसानों में इस तरह से डिसाइड करते हैं कि विच कैरेक्टरिस्टिक्स इज इन मेजॉरिटी। और प्लांट्स में हम कैसे जो है वो फाइंड आउट करते हैं कि डोमिनेंट कैरेक्टर कौन सा है? दो कैरेक्टर को हम आपस में क्रॉस करवाते हैं। जैसे डोमिनेंट कैरेक्टर है टॉल और रिसेसिव कैरेक्टर है शॉर्ट, यानी एक छोटे कद का पौधा एक बड़े कद से क्रॉस करवाया जाए। अब इसके क्रॉस करवाने से जो भी कैरेक्टर आएगा वो होगा डोमिनेंट। ये हमारी चॉइस नहीं है कि छोटा आना चाहिए या बड़ा आएगा। तो दरअसल आता बड़ा है यानी टॉल आता है, इसलिए हम कहते हैं कि टॉल इज द डोमिनेंट, टॉल डोमिनेंट कैरेक्टर है। तो ये एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो किए थे किसने? मेंडल्स ने। सर मेजॉरिटी के हेयर तो स्ट्रेट नहीं होते। मैंने कब कहा स्ट्रेट? कर्ली ही कहा मैंने सर। कर्ली होते हैं मेजॉरिटी के। अफ्रीकन्स को आप देख लें, बिल्कुल कर्ली हेयर्स, यानी स्ट्रेट नहीं होते। तो यहाँ पर दरअसल क्या करते हैं, हेप्लॉइड सेल लेते हैं। कहाँ से? एंथर से। कहाँ से लेते हैं? एंथर से। एंथर क्या है? मेल पार्ट। किसका? फ्लावर का। तो यहाँ पे देखें ये किया ये जाता है सिंपली, ये किया जाता है कि हमने एक हेप्लॉइड सेल लिया एंथर से, इसीलिए हम इसको एंथर कल्चर कहते हैं। इसलिए कि जो मेल पार्ट होता है वो लेते हैं।
जब हमारे पास जो मेल पार्ट है उसमें डिजायरेबल कैरेक्टर्स हैं तो हम एंथर कल्चर करते हैं, और अगर फीमेल में होता तो फिर हम ओवम कल्चर करते हैं। तो जैसे कहते हैं कि विच एंथर आर कल्चर्ड आर्टिफिशियल मीडियम, इनको आर्टिफिशियल मीडियम में रखते हैं। ये देखिए फ्लावर है, और फ्लावर का ये पार्ट जिसके साथ स्टॉक भी होती है, अगर स्टॉक हटा दी जाए तो ये एंथर है। और एंथर में जो सेल्स होते हैं वो बाद में बन जाते हैं, वो बाद में बन जाते हैं क्या, वो बाद में पोलन ग्रेन्स बन जाते हैं। तो ये सेल्स जो हैं, जो पोलन ग्रेन अभी बने नहीं हैं, उनको निकाल के कल्चर मीडियम में रखते हैं। और ये इसके जो सिंगल सेल्स होते हैं, चूंकि ये सारे के सारे सिंगल सेल्स हैं, इनको ग्रो करते हैं, और ये ग्रुप ऑफ सेल बन जाते हैं। ऐसा ऐसा ये प्लांट बन जाते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि ये तो हैप्लॉइड थे, यानी विटामिन जो हैं वो ग्रोथ में हेल्प करते हैं, ग्रोथ रेगुलेटर यानी हॉर्मोन्स ग्रोथ में हेल्प करते हैं। इस तरीके से शुगर है और सॉल्ट है, और मिनरल सॉल्ट्स पूरा नाम होता है मिनरल सॉल्ट। तो ये चार चीजें हैं जो हमें चाहिए। तो जैसे कहते हैं कि जो हैप्लॉइड सेल्स हैं पोलन ग्रेन के, अब वो डिप्लॉइड कैसे होंगे। तो मैंने आपको बताया कि कुछ ऐसे केमिकल होते हैं जो क्या करते हैं, सेल डिवीजन में हेल्प कर देते हैं। इसमें यानी वो नंबर ऑफ क्रोमोसोम को डबल कर देते हैं, डबल। तो जैसे जब हम एंथर कल्चर कर रहे होते हैं तो जो एम्ब्रियो जो होता है एक्चुअली वो ग्रोइंग पार्ट को कहते हैं। सबसे पहले प्रो एम्ब्रियो बनता है, प्रो यानी इनिशियल स्टेज ऑफ एम्ब्रियो की, और वो इनिशियल स्टेट होती है जिसमें 20 से लेकर 40 सेल होते हैं। देखिए ग्रुप ऑफ सेल को हम टिश्यू कहते हैं, तो वो ग्रुप जो 20 और 40 सेल्स का होता है उसको हम प्रो एम्ब्रियो कहते हैं। फाइनली जो पोलन ग्रेन जो होता है वो रप्चर हो जाता है, रप्चर नहीं फट जाता है, और हेप्लॉइड एम्ब्रियो उससे बाहर निकल आता है। इस एम्ब्रियो को हम फिर केमिकल मीडियम में रखते हैं। अब इसमें क्रोमोसोम पूरे नहीं है तो क्रोमोसोम डबलिंग के लिए क्या करेंगे, इसलिए कि हेप्लॉइड वो होता है जिसमें आधे क्रोमोसोम होते हैं। अगर ये अनियन का हो तो इसमें 16 क्रोमोसोम होंगे, 16 नहीं होंगे, 8 होंगे। 16 कैसे किए जाएंगे, तो दरअसल कहते हैं कि क्रोमोसोम डबलिंग के लिए कुछ केमिकल इस्तेमाल किए जाते हैं, और इस तरीके से कहते हैं प्लांट्स को इस तरह ग्रो किया जाता है। वो कौन से केमिकल हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं, हमारी बुक में नहीं लिखा हुआ, इसलिए आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक ऐसी इंफॉर्मेशन देने के लिए, स्पेशल इंफॉर्मेशन, वो दरअसल अगर दी जाए तो मैं आपको ये बताता हूँ कि वो उसका नाम कॉलकीसीन है। और कॉलकीसीन का नाम हमारी बुक में चैप्टर नंबर 6 में दिया गया है। चैप्टर नंबर 6 में पेज है 144। इसमें बताया गया था कि कॉलकिसी नियो एक साइंटिस्ट था, और उसके एटॉल का मतलब होता है उसके कोवर्कर, हेल्पर, फ्रेंड्स। इस तरीके से उन्होंने डिस्टर्ब किया माइटोसिस को। ये ऐसे केमिकल होते हैं जो माइटोसिस को डिस्टर्ब कर देते हैं, स्पिंडल फॉर्म नहीं होने देते, स्पिंडल की फॉर्मेशन को रोक देते हैं, जिसकी वजह से जब स्पिंडल नहीं बनते तो एनाफेज में क्रोमोसोम माइग्रेट नहीं होते। जब माइग्रेट नहीं होते, स्पिंडल नहीं बनते, तो वो डबल हो जाते हैं। इस तरह से डबलिंग ऑफ क्रोमोसोम की जाती है। ये कॉलकिसिन आता कहाँ से है, ये कॉलकिसिन, ये जो पहला सी है इसे हम के पढ़ रहे हैं, और इससे हम के पढ़ रहे हैं, सी एच को भी कॉल की सीन, और इस सी को सी पढ़ रहे हैं, इसको के नहीं पढ़ रहा है। तो ये कॉर्केसिन जो है ये कहाँ से हासिल होता है, जैसे देखिए अगर आप ये तस्वीर बनी हुई देखें तो ये ज़ाफ़रान की तस्वीर है, जिसको इंग्लिश में सैफ़रॉन कहते हैं। ये देखिए सैफ़रॉन है, ये इसके पत्ते हैं, ये सैफ़रॉन का जो सैफ़रन, इसी से केमिकल बना है जिसको हम सैफ़रनिन कहते हैं, प्रैक्टिकल में हम इस्तेमाल करते हैं। सैफ़रनिन एक स्टेन है जो बेसिक रेड डाई है, जो न्यूक्लियस को कलर कर देती है, और इससे न्यूक्लियस क्लियर नज़र आने लगते हैं, और ये हम बॉटनी में इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि ये डायग्राम में आप देख रहे हैं क्रोमोसोम, देखिए आधा बंच इधर आधा बंच है, ये देखिए ये किसकी डायग्राम है, ये एनाफेज की डायग्राम है, और ये माइटोसिस की डायग्राम है, और ये कहाँ पर हो रही है, ये अनियन के सेल में दिखाई गई। जो हमारे प्रैक्टिकल की बुक है बॉटनी की, उसमें भी अनियन की सेल डिवीजन, अनियन के माइटोसिस के डिफरेंट स्टेजेस होते हैं, और प्रैक्टिकल में जो है स्पॉटिंग में आते हैं, जो आपको आइडेंटिफाई करना होता है, डायग्राम बनानी होती है कि जो भी स्टेज आए अगर आप आइडेंटिफाई करेंगे ये एना फेज है तो ये एना क्यों है, इसकी डायग्राम बनाएं, लेबल करें और उसके रीजन लिखें। तो दरअसल कहते हैं जो कुछ एना फेज में हो रहा होता है वो इसके रीजन होते हैं।
अगर जो कोई बच्चा शराफत से थ्योरी में पढ़ ले तो प्रैक्टिकल में आराम से लिख सकता है। तो ये दरअसल कहते हैं ज़ाफ़रान, तो आपने देखा होगा कि खुशबू के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ज़ाफ़रान खुशबू के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं स्वीट डिशेज़ में, यानी मीठी जो डेज़र्ट्स होते हैं उसमें इस्तेमाल किए जाते हैं। इस तरीके से आपको पता है कि सैफ़रन रेड कलर की होती है, ये हम बॉटनी में इस्तेमाल करते हैं। ऐसी रेड कलर की एक डाई हम ज़ूलॉजी में इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम ईओसिन है। ये एसिडिक डाई है और ये जो है वो एसिडिक बेसिक प्रोटीन को कलर करती है। स्पेशली वो प्रोटीन जिसमें बेसिक अमाइनो एसिड होते हैं, खास तौर पे अर्जिनिन और लाइसीन, ये 2 बेसिक अमाइनो एसिड्स हैं और ये हम ज़ूलॉजी में इस्तेमाल करते हैं इस डाई को, बॉटनी में नहीं। बात हो रही थी कॉलकिसीन जो है वो दरअसल इसी में पाया जाता है, किसमें? सेफ्रॉन या ज़ाफ़रान, और इसमें ये एबिलिटी होती है कि ये सेल डिवीजन को रोक देता है और इसकी वजह से नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल हो जाता है। एंथर कल्चर से हमें क्या पता चला? एंथर कल्चर से कोई बात अगर आपको समझ आई हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ आई है तो ये है कि एंथर कल्चर जो होता है इसमें डिप्लॉयजेशन होती है, डिप्लॉयजेशन, इसने कि एन नंबर यानी हेप्लॉइड सेल को हम डिप्लॉयड करते हैं केमिकल इस्तेमाल करके, जिसको हम कॉलकीसीन कहते हैं। और इस तरीके से सेल फिर बाद में रीजनरेट हो जाते हैं यानी ग्रो हो जाते हैं। इससे फायदा होता है कि इनब्रेड यानी सेल्फ डेवलपमेंट प्लांट ग्रो किए जाते हैं, यानी वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो हम उस प्लांट में दिए दिखने चाहते हैं। तो जैसे कहते हैं राइस है राइस, जैसे पाकिस्तान के मशहूर चावल का नाम इरी राइस है, IRI, वही जिसे आप उर्दू में बासमती कहते हैं। और आपको ये पता होगा कि दरअसल ये एक ब्रेड है जो आयरलैंड की है, उसी से लफ्ज बना है इरी। तो इरी राइस बासमती चावल को कहते हैं। ये सबसे अच्छी वैरायटी कहलाती है, इसके दाने बहुत बड़े हो जाते हैं। तो दरअसल कहते हैं कि जब भी असल में ये हम वैसे क्यों नहीं ले रहे, एंथर कल्चर क्यों कर रहे हैं? एंथर कल्चर इसलिए कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि दिस इज द बेस्ट, यही हमारे लिए बेस्ट है, ये हमारी बेस्ट चॉइस है। अगर इसका क्रॉस किसी डोमिनेंट से होगा जब भी, तो आप बताएं कि कौन सा कैरेक्टर आएगा? जब भी इसका क्रॉस किसी डोमिनेंट से होगा तो ये कैरेक्टर आएगा ही नहीं, आएगा डोमिनेंट का कैरेक्टर। जब भी रेसेसिव कैरेक्टर और डोमिनेंट कैरेक्टर को क्रॉस करवाया जाए तो डोमिनेंट कैरेक्टर आएगा, रेसेसिव नहीं आएगा। हमें डोमिनेंट कैरेक्टर नहीं चाहिए, हमें रेसेसिव कैरेक्टर चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से इसको फॉर्म नहीं करते, इसलिए कि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी तो डोमिनेंट और रेसेसिव आपस में कंबाइन होंगे और डोमिनेंट के कैरेक्टर आ जाएंगे। हमें डोमिनेंट के कैरेक्टर नहीं चाहिए, तो हम क्या करते हैं, एंथर को लेते हैं, वो बगैर फर्टिलाइजेशन के हम उसे डेवलप कर लेते हैं, जो भी उस एंथर में या जो भी वो उस प्लांट में, इस पर्टिकुलर प्लांट में, इसलिए कि एंथर में भी वही सेल हैं, वही कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वही जीन्स हैं जो पूरे प्लांट में हैं उसके। तो इस तरीके से हम वो कैरेक्टरिस्टिक्स देखना चाहते हैं, हम सारे कैरेक्टर नहीं चाहते। तो इस वजह से कहते हैं कि जब भी हम इसको अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनाते तो डोमिनेंट वाले कैरेक्टर आ जाते और ये सप्रेस हो जाते। सप्रेस का मतलब होता है रेसेसिव कैरेक्टर छुप जाते। तो ये हम नहीं चाहते थे। लास्ट कल्चर क्या है? लास्ट कल्चर, फोर्थ और लास्ट, ये एंथर कल्चर है। इसके बाद फोर्थ और लास्ट कल्चर कौन सा है? वो है जेनेटिक इंजीनियर प्लांट। यहाँ पे जो 3 कल्चर हमने किए कि हमने प्लांटलेट्स जो हैं वो ग्रो किए, पहला काम। सोमेटिक सेल्स लिए, उनको ग्रो किया। एंथर को लिए, जो रिप्रोडक्टिव सेल्स है उनको लिया। अब दरअसल कहते हैं कि इसमें हम जीन अपनी तरफ से कोई चेंज नहीं कर रहे थे। जो फोर्थ या लास्ट टाइप है टिश्यू कल्चर की, इसमें जेनेटिक इंजीनियर्ड प्लांट बनाए जाते हैं। जेनेटिक इंजीनियर्ड प्लांट का मतलब होता है वो जिसके जीन्स को हम चेंज करते हैं। इससे पहले जब भी हमने देखा उसमें हमने जीन्स को चेंज नहीं किया, जीन्स तो वैसे ही रहे। जो हमारे डिजायरेबल जीन थे उनको हमने प्रमोट किया, जैसे एंथर कल्चर के जरिए, लेकिन हमने जीन्स को चेंज नहीं किया। लेकिन अगर हम जीन को चेंज करें तो फिर उससे हम जेनेटिक इंजीनियर्ड प्लांट कहते हैं। करते वही हैं।
कि ग्रो हम इसी तरीके से करते हैं कि इसके लिए न्यूट्रिटिव मीडियम चाहिए होता है, और न्यूट्रिटिव मीडियम में 4 ही चीज़ें होती हैं, यानी शुगर और मिनरल सॉल्ट्स और विटामिन और कोकोनट मिल्क। कोकोनट मिल्क से हार्मोन मिलता है जिसको हम साइटोकाइनिन कहते हैं। तो दरअसल कभी-कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाई दिस इज कॉल्ड टिश्यू कल्चर? इसे टिश्यू कल्चर क्यों कहते हैं? बिकॉज़ दिस इज स्टार्टिंग, जो इसमें स्टार्टिंग होती है वो एक सिंगल सेल से होती है, और एक सिंगल सेल से जो है फिर बाद में ग्रुप ऑफ सेल बन जाते हैं। ग्रुप ऑफ सेल कहते हैं कि हम इसको जेनेटिक इंजीनियरिंग क्यों कहते हैं? इसलिए कि हम इसमें ऑल्टर करते हैं जीन को। ऑल्टर का मतलब होता है चेंज करते हैं। चेंज का मतलब होता है हम इसमें कोई फॉरेन जीन ले आते हैं। फॉरेन जल्दी वाला नहीं, फॉरेन यानी बाहर का जीन, या जो उसका अपना पर्सनल जीन नहीं होता। और ये जो जीन, नया जीन होता है, जैसे कि हम इस चैप्टर की स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग में एक वेक्टर चाहिए होता है। वेक्टर वो एग्रोबैक्टीरियम से हम प्लाज्मिड लेते हैं। खैर उसकी ज़रूरत नहीं है इसलिए कि हमारे बुक में है नहीं ये। तो दरअसल फिर क्या करते हैं, जो वेक्टर होता है फिर उसको हम सोमैटिक सेल एम्ब्रियो में डाल देते हैं। सोमैटिक सेल एम्ब्रियो यानी वो जो डिप्लॉयड होगा यानी 2n होगा उसमें डाल देंगे। से ये जीन को ट्रांसफर कर देते हैं। जैसे कहते हैं कि यहाँ पे इसमें जीन्स हैं, अब ये प्लांट्स को वैसे ही अगर ग्रो करेंगे तो जो ये जैसा प्लांट होगा, जैसे इसके जीन्स होंगे वो वैसे ही बनेगा। लेकिन हम इसमें कुछ चेंज भी लाना चाहते हैं, हम कहते हैं कि नहीं इसमें फलां कैरेक्टर भी हो, तो हम उस फलां कैरेक्टर का जीन डाल देते हैं इसमें। राइट या नहीं? जैसे हम चावल के लिए कहते हैं कि चावल अच्छे होते हैं जिनका दाना भी बड़ा हो और उसमें प्रोटीन की वैल्यूज भी ज़्यादा होनी चाहिए। हम प्रोटीन भी ज़्यादा जानना चाहते हैं, कार्बोहाइड्रेट भी ज़्यादा देखना चाहते हैं। तो इस तरीके से जो सोमैटिक सेल्स हैं वो हम बॉडी के सेल्स को कहते हैं। सोमैटिक सेल्स सोमा बॉडी को ही कहते हैं, जैसे क्रोमोसोम, राइबोसोम, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम, पेरोक्सिसोम। सोम का मतलब ही बॉडी होता है। तो बॉडी के सेल्स जो होते हैं वो कौन से होते हैं? प्लांट्स में बॉडी के सेल यानी स्टेम के सेल या रूट के सेल या लीफ के सेल, ये सारे बॉडी सेल्स कहलाते हैं। फिर सेक्स सेल्स या रिप्रोडक्टिव सेल्स किन्हें कहते हैं? जो फ्लावर्स में होते हैं, यानी एंथर है या स्टेमन है या खापर है या ओवरी है। जो फ्लावर के पार्ट्स हैं वो सब रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं। अगर उसमें कोई चीज़ चेंज की जाएगी तो सर एम्ब्रियो में कैसे किसे देखते हैं डिजायर्ड जीन? एम्ब्रियो में पहले से नहीं होते, प्लांट में देखे जाते हैं भाई। एम्ब्रियो में क्यों देखेंगे? तो जो प्लांट को हम ग्रो कर रहे हैं, जो सेल हम लेंगे ना, जिसे हम ग्रो करेंगे, वो हमारे डिजायरेबल कैरेक्टर्स का होगा। तो हम ग्रो करना चाहते हैं, नहीं होगा तो नहीं करेंगे या नहीं? तो कैरेक्टरिस्टिक्स तो हम वो देखते हैं, हम लेते ही वही उसी के सेल को डेवलप करते हैं। जैसे आपको पता है कि मुर्गियों में ये करते हैं कि हमें मुर्गी ऐसी चाहिए होती है जिसमें गोश्त भी ज़्यादा हो, वो अंडे भी ज़्यादा दे। जो अंडे देने वाली मुर्गियाँ होती हैं उसको हम लेयर कहते हैं, और जो गोश्त वाली होती है उनको ब्रायलर कहते हैं। ब्रायलर की एक अलग वैरायटी है, लेयर की एक अलग है। लेयर वो होती है जो अंडे 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 देती रहती है, और ब्रायलर वो होती है जो गोश्त के लिए तैयार की जाती है। तो दरअसल अगर हम ब्रायलर मुर्गी तैयार कर रहे हैं तो जाहिर बात है इसमें जीन्स हम ब्रायलर के देखना चाहते हैं या लेयर को करना चाहते हैं। तो फिर लेयर के जीन यानी हम क्वालिटी देखना चाहते हैं कि हमें मुर्गी को अंडे दिलवाने हैं या गोश्त चाहिए हमें। इसलिए कि शायद जो अंडे दे रही होती है उसका उसमें गोश्त ज़्यादा नहीं हो सकता। दोनों चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती ज़्यादा। तो दरअसल जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम करते क्या हैं? तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम ये करते हैं कि ट्रांसजेनिक प्लांट इस्तेमाल करते हैं। ट्रांसजेनिक प्लांट ऐसे प्लांट्स को कहते हैं जिनके जीन्स को चेंज किया गया हो। ट्रांस का मतलब है ट्रांसफर किया गया हो। जीन को ट्रांसफर किया जाए तो उसे ट्रांसजेनिक, उसी को हम जेनेटिक इंजीनियर प्लांट भी कहते हैं। और ये हम कैसे करते हैं? फिर इनको ग्रो करते हैं, और ग्रो करने का तरीका जीन चेंज करने के बाद हम ग्रो करते हैं टिश्यू कल्चर के जरिए, जैसे नॉर्मली किया जाता है। लेकिन यहाँ पे हम ऑल्टर्ड प्लांट बनते हैं। ऑल्टर्ड का मतलब होता है इसमें चेंज आ जाती है, जैसे ऑल्टरनेटिंग करंट उसे ही कहते हैं, इसमें चेंज आ जाता है। तो दरअसल कहते हैं कि इसे हमने किस लिए यूज़ किया? हमने कॉर्न के लिए, वीट के लिए और दूसरी वेराइटी के लिए उसमें हमने फॉरेन जीन्स डाले हैं। तो इस तरीके से जैसे आपको मैंने बताया था कि जो गंदम पाकिस्तान में होती है इसका नाम मैक्सी पाक है, और जो दरअसल मिक्सचर है मैक्सिकन और पाकिस्तानी वीट का, इसलिए मैक्सी पाक कहलाती है। तो ये तो हम दरअसल कहते हैं क्रॉस करने से, दो डिफरेंट प्लांट्स को क्रॉस करने से। जैसे हम दो डिफरेंट प्लांट्स की कोई एनिमल की कोई वैरायटी बनाना चाहते हैं, जैसे जर्मन शेफर्ड और एल्सेशियन डॉग होते हैं, उन दोनों को क्रॉस करेंगे तो एक नई चीज़ बनेगी। यहाँ पर भी ऐसे ही है कि हम यहाँ पे क्रॉस नहीं कर रहे, हम सिर्फ जीन चेंज करने का काम कर लेते हैं।
कहते हैं क्रॉस करने से भी ये काम होता है, लेकिन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वी आर यूजिंग फॉर द जीन्स, के भाई हम जीन्स ऐसे कर रहे हैं। 10 मिनट के बाद जो है ये क्लास ख़त्म हो जाएगी हमारी इत्तफाक से। और इस तरीके से दरअसल कहते हैं इसमें मेथड क्या होता है, फिर इंट्रोड्यूस करते हैं इसमें फॉरेन जीन, और फॉरेन जीन के लिए हमें चाहिए होता है एक वेक्टर। तो आमतौर पे बैक्टीरिया के प्लाज्मिड को इस्तेमाल किया जाता है वेक्टर के तौर पर। और इस नीड सिंगल प्लांट, इसमें एक सिंगल प्लांट जो है वो फिर ग्रो करता है, उसको स्टार्ट एक चूँकि एक सेल से स्टार्टिंग मटीरियल लिया जाता है, इसलिए जेनेटिकली ऑल्टर्ड सोमैटिक एम्ब्रियो इस्तेमाल होता है। वहाँ पर भी जो सोमैटिक सेल थेरेपी है उसमें भी होता है कि सोमैटिक एम्ब्रियो होता है, लेकिन यहाँ पे ऑल्टर्ड सोमैटिक एम्ब्रियो होता है। ऑल्टर का मतलब होता है इसमें हमने जीन को चेंज भी किया है। इसको चेंज किया है, जीन को चेंज भी किया है। यहाँ पे देखें जैसे ये डायग्राम है जो हमारी बुक में नहीं बनी हुई, कि दरअसल ये देखें ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का हमने डीएनए निकाला, और इस तरीके से देखें ये प्लांट है, उसमें एक डिजायरेबल जीन लिया, दोनों को मिक्स किया, प्लास्मिड रखा, और फिर हमने प्लांट ग्रो कर लिया टिश्यू कल्चर के जरिए। यानी हमने सेल तो चेंज कर लिया, लेकिन उसके जीन को भी चेंज किया, और जीन चेंज करने के बाद फिर उसे टिश्यू कल्चर से ग्रो किया। ऐसे दरअसल हमने कॉर्न की वेराइटी बनाई है, कॉर्न, और इस तरीके से जेनेटिक इंजीनियर वीट की वेराइटी बनाई गई है, वीट यानी गंदम, कॉर्न यानी मकई। वैसे तो दूसरे प्लांट भी हैं, लेकिन दूसरे प्लांट का हमारी बुक में जिक्र नहीं है, कॉर्न और वीट। इस तरीके से आपको पता है कि आजकल कॉर्न और वो होते हैं जो उसमें दाने भी बड़े बड़े होते हैं, पहले जो छोटे छोटे दाने होते थे अब बड़े बड़े दाने होते हैं। चावल गंदम जो है उसमें भी बड़े बड़े दाने होते हैं। ये हमने जीन चेंज करने के बाद कारस्तानी की है, और इससे हमने ऐसे प्लांट तैयार किए हैं। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब क्या होता है, देखिए कहते हैं ये जीएम प्लांट भी कहलाते हैं। जीएम का मतलब होता है जेनेटिकली मॉडिफिकेशन, के जीन्स की हम मॉडिफिकेशन या चेंज करते हैं और डीएनए को ट्रांसफर करते हैं किसी प्लांट सेल में। इस तरीके से जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बन जाती है। दुनिया में सबसे पहले टोबैको बनाया गया, तंबाकू के जीन्स को में चेंज लाया गया, 1983 में ऐसा किया। जो पहला फूड प्लांट जो चेंज किया गया था, जेनेटिक इंजीनियर्ड प्लांट बनाया गया था, वो टोमेटो था, यानी टमाटर था। लेकिन आजकल जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए मुख्तलिफ वैरायटी के कॉर्न बनाए जा रहे हैं, मुख्तलिफ वैरायटी के कॉटन बनाए जा रहे हैं, मुख्तलिफ वैरायटी के कलोना का ऑयल, जैसे आपने कनोला के बारे में सुना होगा, सोयाबीन, सोयाबीन का तेल जिसे हम सोयाबीन ऑयल कहते हैं, वो भी बनाया जा रहा है। ये पौधे जेनेटिक इंजीनियरिंग से क्या किया जा रहा है, असल में हम चाहते हैं कैनोला या कॉटन या कॉर्न या सोयाबीन, इनमें ऑयल ज़्यादा प्रोड्यूस हो। या तो दरअसल कहते हैं हमारा मकसद होता है कि हम चाहते हैं भाई कॉर्न ज़्यादा हो, यानी मकई के दाने ज़्यादा हों, और या तो फिर हम ये चाहते हैं कि नहीं वो कॉर्न तो हो ना हो, हम ये चाहते हैं कि उसमें ऑयल ज़्यादा हो, इसलिए कि कॉर्न ऑयल जो होता है वो अच्छा होता है, इस लिहाज से अच्छा होता है। आपको जो है यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था, और वो है दरअसल कॉर्न के मुतालिक, कि दरअसल कॉटन बनाया गया है। यहाँ पे देखिए कॉटन जिसे हम कपास भी कहते हैं, उर्दू में रुई भी कहते हैं। इसके बीज जो होते हैं ना काले काले ये वाले बीज, इनको बिनोला के बीज कहते हैं। इससे तेल बनता है, इसको बिनोला का ऑयल या तेल कहते हैं। ये देखिए ये बाकायदा पौधे इस तरह से उगते हैं। ये इसके फ्लावर जो होते हैं वो ऐसे फ्लावर हैं, ये फूल हैं। जब ये ग्रो करते हैं तो फिर ऐसे रुई जो होती है वो पौधे में ग्रो करती है, फिर इसको तकियों के में या रजाई में या उसमें इस्तेमाल करें। इस तरह से रुइया, फिर धागे बना लें, धागे भी इसी के बनते हैं। इस तरह से जेनेटिक इंजीनियर हमने कॉर्न बनाए हैं, नहीं जो मकई का तेल देखिए कॉर्न है, इसके पॉपकॉर्न बनाए जाएं या वैसे कॉर्न बनाए जाएं, इसका तो ऑयल भी बनता है, कॉर्न ऑयल। तो ये इसी तरीके से शायद आपको पता हो कि सोया और सोयाबीन दो अलग अलग, देखें एक एक प्लांट है उसका नाम है सोया, एक प्लांट है उसका नाम है बीन, एक प्लांट है उसका नाम है सोयाबीन। ये तीनों अलग अलग हैं, ये तीनों अलग अलग हैं। इत्तेफाक है, इत्तेफाक में बड़ी बरकत है जो हमारी कौम में नहीं है। तो मैं आपको ये दिखाना चाह रहा था इसमें कि देखिए ये सोया, ये जो सोया होते हैं ये बाकायदा पालक वगैरह के जरिए ये पत्ते टाइप के होते हैं, इसमें बारीक बारीक से पत्ते पत्ते, तो ये हम इस्तेमाल करते हैं सोया, ये सोया अलग है। और ये बीन है, बीन जिसे हम लोबिया भी कहते हैं। बीन जो होते हैं सफ़ेद रंग के भी होते हैं, जैसे काले भी होते हैं, ब्राउन भी होते हैं, डिफरेंट टाइप के बीन्स हैं, इनको हम किडनी बीन भी कहते हैं। और ये देखिए ये बीन जो है इसकी फली है जिसको हम बीन की फली कहते हैं। ये बिल्कुल स्लिम से और स्मार्ट सी होती हैं बिल्कुल। ये बीन है, ये बीन है,
और ये सोया है, जबकि सोयाबीन बिल्कुल ही मुख्तलिफ चीज़ है। ये देखें सोयाबीन का जो पौधा होता है इसकी भी फली होती है, लेकिन इसकी डिफरेंट फली है, और इसके जो बीज हैं वो भी देखें ये बिल्कुल डिफरेंट बीज हैं, गोल गोल ऐसे बीन शेप के बीन नहीं है, इसलिए एक के ऑयल के लिए बनाए जाते हैं। ये तो दरअसल सब्जी के तौर पर खाए जाते हैं, ये पालक के साथ, और इस तरीके से ये जो हैं ये भी सब्जी के तौर पे और सैलेड में भी लोग इस्तेमाल करते हैं, और सोयाबीन का ऑयल इस्तेमाल किया जाता है। तो कहने का मतलब ये था कि सोयाबीन अलग है, तो लोग ये समझें कि भई सोया और बीन का मिक्सचर बना दिए, तो इन दोनों का मिक्सचर नहीं है, ये बिल्कुल डिफरेंट वैरायटी है। और इससे हम सोयाबीन तैयार करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के ज़रिए, इसलिए कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में हमारा मकसद ये होता है कि ऐसे प्लांट बनाए जाएँ जो ऑयल ज़्यादा दें। कैनोला जो होता है इसका भी ऑयल होता है, कॉटन का भी ऑयल होता है, कॉर्न का भी ऑयल होता है। तो ये हमारे डिज़ायर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जिसे हम चेंज करके देखना चाहते हैं, और अगर चेंज ना हो तो भी काम वैसे भी चल जाता है। तो दरअसल हमने टिश्यू कल्चर में क्या पढ़ा, अगर आपको याद हो, तो दरअसल हमने ये पढ़ा कि टिश्यू कल्चर जो होता है वो एक मेथड है जिसमें टेस्ट ट्यूब प्लांटलेट इस्तेमाल बनाए जाते हैं। एक सिंगल सेल, एक सिंगल पेनकाइमेटस सेल से ये स्टार्ट होते हैं। इसके लिए हमें न्यूट्रिटिव मीडियम चाहिए होता है, और न्यूट्रिटिव मीडियम में शुगर, मिनरल, वो वाइटामिन और कोकोनट मिल्क चाहिए होता है। और कोकोनट मिल्क जो है उसमें असल में हमें एक हार्मोन साइटोकाइनिन मिल जाता है। सबसे पहला एक्सपेरिमेंट 1950 में स्टीवर्ड ने किया था, फ्रिडरिच स्टीवर्ड ने। उसने कैरेट जो है उसके जो फ्लोएम के सेल्स थे उनको ग्रो किया, और उसे पता चला कि भाई वो सेल्स टोटीपोटेंट होते हैं, यानी वो खुद से उनमें एबिलिटी होती है ग्रो करने की, अगर उनको न्यूट्रिटिव मीडियम दे दिया जाए। तो टिश्यू कल्चर जो होते हैं वो हमारे यहाँ 4 किस्म के होते हैं। पहले है टिश्यू प्लांटलेट्स। प्लांटलेट्स जो होते हैं वो छोटे-छोटे प्लांट्स बनाए जाते हैं। इसी तरीके से एक सिंगल पैरेन्काइमेटस सेल से न्यूट्रिटिव मीडियम में रखे, उन्हें हम दरअसल स्पेशल किस्म के टिश्यू जिनको हम कैलस कहते हैं उनको ग्रो करते हैं। कैलस जो होते हैं रीजनरेटिंग सेल होते हैं, जो रीजनरेटिंग जो लॉस्ट पार्ट होते हैं, जो आपने देखा होगा कि प्लांट्स में अगर हम उसके स्टेम को काटते हैं, लीफ को काटते हैं, तो वो दोबारा से ग्रो कर जाते हैं। ये दोबारा से ग्रो क्यों कर जाते हैं? इसलिए कि इसमें स्पेशलाइज़ रीजनरेटिंग पार्ट्स होते हैं, और टिश्यूज़ होते हैं स्पेशलाइज़्ड, जिनको हम कैलस कहते हैं। और ग्रो वो करते हैं जिनमें कैलस होते हैं, जिनमें कैलस नहीं होते वो दोबारा से रीजनरेट नहीं कर पाते, या वो दोबारा से ग्रो नहीं कर सकते, जैसे कि बाकी पौधे कर सकते हैं। और इस तरीके से कहते हैं कि भई ये डिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं, फिर उसके हम प्लांटेशन करते हैं और कैलक्स के सब डिविजन्स बनाते हैं, उसके पीसेस बना देते हैं। इस तरीके से हमने बहुत सारे प्लांट्स जैसे ऑर्किड और पाइन्स वगैरह को ग्रो किया है। और इस तरीके से फिर है सोमैटिक एम्ब्रियो कल्चर, इसमें हम डिप्लॉयड सेल्स होते हैं, उसको इसी तरीके से न्यूट्रिएंट मीडियम में रखते हैं और उसे ग्रो करते हैं, उससे प्लांटलेट्स बन जाते हैं, जैसे टोमेटो में किया गया है या दूसरे प्लांट्स में किया गया है। इसी तरीके से इसमें टोमेटो, सेलरी, एस्पैरागस और दूसरे ऑर्नामेंटल प्लांट में ऐसे किया है। एंथर कल्चर में क्या करते हैं, हैप्लॉइड सेल लेते हैं एंथर का, उसे न्यूट्रिटिव मीडियम में रखते हैं और उसको हम ग्रो कर लेते हैं। राइट। और इस तरीके से फिर इसमें सबसे पहले होता ये है कि जब एंथर के सेल को लिया जाता है, सबसे पहले वो डिवाइड होते हैं, थोड़े से सेल बन जाते हैं, 20 से 40 सेल्स, जिनको प्रो एम्ब्रियो कहते हैं। फिर जैसे कहते हैं कि ये पोलन ग्रेन से बाहर निकल आते हैं, इनको हम बाकायदा टेस्ट ट्यूब में या पेट्री डिश में रखते हैं, फिर ग्रो करते हैं, न्यूट्रिटिव मीडियम देते हैं, और इस तरीके से जो रेसेसिव कैरेक्टर्स होते हैं वो डेवलप हो जाते हैं। अगर हमारे रेसेसिव कैरेक्टर ही डिजायरेबल कैरेक्टर हैं, या वो कैरेक्टर्स हैं जो हम चाहते हैं देखना, अगर वो हमारे रेसेसिव कैरेक्टर होते हैं, तो ये हम इसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से इसलिए प्रोड्यूस नहीं करते कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जब उसको डोमिनेंट से क्रॉस किया जाए तो डोमिनेंट के कैरेक्टर आते हैं, रेसेसिव के सप्रेस हो जाते हैं। लेकिन वो जो हम रेसेसिव कैरेक्टर हैं उसको हम एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, तो हम एंथर कल्चर करते हैं। जो लास्ट है वो जेनेटिक इंजीनियर प्लांट होता है। इसमें जैसे कहते हैं कि हम सेल लेके ग्रो कर लेते हैं, इसमें भी हम सेल लेके ग्रो कर लेते हैं, इसमें भी हम सेल लेके ग्रो कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे हम इसमें एक चीज़ और करते हैं कि उसके सेल के जीन्स को चेंज करते हैं। डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स हम एंथर में नहीं बल्कि जीन्स की वजह से चेंज लाते हैं। फॉरेन जीन इसमें एंटर कर देते हैं, वेक्टर के थ्रू वो जीन को एंटर किया जाता है। इस तरीके से फिर इसको न्यूट्रिटिव मीडियम में कर रखते हैं, ऑल्टर सोमैटिक एम्ब्रियो बन जाते हैं, फाइनली नए किस्म के प्लांट्स बन जाते हैं।